नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गानेमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक ऐसा विषय मैंने उठाया, और जानबूझकर उठाया, क्योंकि वो विषय बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि ये कितना बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गए थे, और वहां पर वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात किया, एक वीडियो किया। उस वीडियो में वो बता रहे थे कि किस तरीके से 160 स्क्वायर किलोमीटर लंबा ये जो जंगल है उसको तबाह कर दिया गया है, और तबाह करने की कोशिश की जा रही है ताकि अदानी जैसे बड़े कॉरपोरेट समूह हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। अब ये 81,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक ट्रांसशिपमेंट, एक टर्मिनल बनाया जाएगा, और एक उसमें टाउनशिप बनाई जाएगी, और इकोनॉमिक जो आवाजाही है वो, और जो आर्थिक व्यवस्था है, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के सेटलर्स हैं, उनसे किसी ने बात नहीं की। किसी को पता भी नहीं है कि आखिर ये जमीनें उनसे क्यों ली जा रही हैं। और जो पूरा रेन फॉरेस्ट है, एक राहुल गांधी ने चलते हुए ये वीडियो दिखाया कि कितना घना जंगल है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है जिसको सरकार तबाह करने की कोशिश कर रही है। और तमाम लोग सोशल मीडिया पर आज उस पर लिख रहे हैं। एक बड़ा, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये एक मुद्दा बन गया है, एक ऐसे दिन में जब पश्चिम बंगाल की ओर सारी नजरें टिकी हुई हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कि अदानी का नाम लेते हुए वो नजर आ रहे हैं कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए, और जो कॉरपोरेट समूह हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ट्राइबल्स की जिंदगी मोदी सरकार तबाह कर रही है, इन जंगलों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मोदी जी का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी ओर राहुल गांधी ने इशारा किया है। और उन्होंने कहा है कि ये ग्रेवेस्ट क्राइम है ह्यूमैनिटी पर भी। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को, ये जो राहुल गांधी ने वीडियो किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, 81,000 करोड़ का ये मोदी सरकार का ये एक फेवरेट पेट प्रोजेक्ट है जिसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। आखिर अगर नक्शल में हम इसे आपसे समझना चाहें, और फिर इसके हम डिटेल्स में जाएंगे कि आखिर ये कितना बड़ा फ्रॉड है, इसको एक आम आदमी कैसे समझेगा जो अंडमान एंड निकोबार में नहीं रहता, देश के बाकी हिस्सों में रहता है, वो इस बड़े स्कैम को कैसे समझेगा। जी मेरे ख्याल से फ्रॉड से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा पे सबसे बड़ा खतरा है, जिस तरह से आपने कहा, अगर इसको नक्शल में कहा जाए। क्योंकि आम आदमी भी जानता है, हर आदमी जानता है कि जब भी हम विकास करते हैं तो वहां पर लोगों का विस्थापन भी होता है और प्रकृति का विनाश भी होता है। हमने अगर कहीं पे जमीन खरीदी है और अगर जमीन पे हम घर बनाना चाहते हैं तो उस जमीन पे जो भी आदमी था, हमारे खरीदने के बाद हम उस आदमी को वहां से निकालते हैं और उसके बाद वहां पे के पेड़ पौधे काट के हम अपना घर बनाते हैं। तो ये एक सामान्य सी बात है कि कहीं पर भी विकास होता है तो लोगों का विस्थापन भी होता है और क्या कहते हैं, प्रकृति का विनाश भी होता है। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में विकास के नाम पे ये जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के नाम से एक चीज बन रही है, जिसके बारे में आपने चर्चा की, जिसका कि दावा ठोक दिया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट के लिए अदानी ने दावा ठोक दिया है कि हम बनाएंगे। तो ये तो इसका वहाँ पे एक पहलू पावर है, लेकिन प्लांट का इसका भी जिक्र किया जा रहा है। वहां पे ये कहा जा रहा है कि एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, पावर प्लांट आएगा, और साथ में एक टाउनशिप बनेगी। ये तीन चीजें हैं कुल मिलाकर उस पूरे प्रोजेक्ट में। जी। हाँ हाँ, क्योंकि आप ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसका मतलब है कि वहां पर है कि आप बंदरगाह बनाएंगे, जिस बंदरगाह में दुनिया भर के जहाज आएंगे, वहां पर अनलोड करेंगे और फिर से लोड करके जाएंगे। तो जहां पर भी बंदरगाह होंगे, वहां पर अगर दुनिया भर से जहाज आते हैं और वहां पे जहाज आते हैं और अपना सामान उतार के नया सामान लेते हैं, तो 2 4 10 दिन का खेल है। तो वो 2 4 10 दिन के लिए सारे विदेशी लोग वहां पर बंदरगाह में उतरेंगे। वो तो अपने जहाज में रहेंगे नहीं, वो बंदरगाह में उतरेंगे, सामान खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, होटलों की जरूरत पड़ेगी उनको। महीनों तक वो क्या कहते हैं, समुद्र में रहते हैं, उनकी कुछ शारीरिक शारीरिक जरूरतें होती हैं, मनोरंजन चाहिए, हर तरह की जरूरत होती है, होटलों की जरूरत होती है। तो इसीलिए एक टाउनशिप बनना स्वाभाविक है। तो इसीलिए इसका एक पहलू जो है कि कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का भौतिक विकास करना है तो वहां पर लोगों का विस्थापन भी होता है और प्रकृति का विनाश भी होता है। ये सामान्य आदमी भी जानता है, वो अपना घर बनाते समय भी यही करता है। लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मैंने उठाया, जो मैंने आपको बताया, वो ये है कि ग्रेट निकोबार नाम का जो
छोटा सा एक टापू है, वो ज्यादा कुल मिला के वो 40 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है, बहुत पतला सा है। और वो भारत की सबसे दक्षिण, मतलब कन्याकुमारी से भी वो नीचे चला जाता है। और उस वो है जो भूमध्य रेखा है, जिसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से 6 डिग्री ऊपर, मतलब करीब करीब वो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास जितनी भी जमीनें होती हैं वहां पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। ब्राजील का अमेजोन भी रेन फॉरेस्ट है, आपके इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगल भी रेन फॉरेस्ट हैं। रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है वो दुनिया के फेफड़े होते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। 365 दिन वो जंगल रहते हैं, क्योंकि रोज वहां पर गर्मी पड़ती है और रोज बारिश होती है। 365 दिन भी गर्मी पड़ती है और 365 दिन भी बारिश होती है। और जहां वहां पर इस तरह के वो जंगल होते हैं जो कि पूरे दुनिया के वो फेफड़े होते हैं। तो आप अगर सबसे पहले तो वहां पर किसी भी तरह का विकास करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने देश का, अब इस दुनिया का फेफड़े को ही आप छेद करना चाह रहे हैं। फेफड़े का एक हिस्सा आप काट रहे हैं। फेफड़े का एक हिस्सा काट के आप कितनी ताकतवर बनिएगा, ये तो फेफड़े का एक हिस्सा काट के कोई आदमी ताकतवर तो नहीं बनता है, उसका ताकत घटती है। तो कहीं पर हमने ये नहीं सुना, मैंने ये तो सुना है कि लोग अपना किडनी दान देते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि फेफड़ा दान देते हैं। क्योंकि किडनी दो होती है, एक दान भी दे दीजिए तो बच जाते हैं, फेफड़ा फेफड़ा आप दान नहीं दे सकते। तो फेफड़े को यहाँ पर काटने की बात हो रही है, क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड ऐसी जगह पर है जहां पर की रेन फॉरेस्ट है। दूसरी बात, वहां पर 8,000 लोग जो एक शेमोआ या किसी किसी नाम के वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वो हजारों साल से वहां रहते हैं, उनका विस्थापन होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो जो जगह है ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर खड़ा है। मलक्का स्ट्रेट एक ऐसी जगह है जहां पर से दुनिया का 35% व्यापार समुद्र के जहाज से होता है। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां पर कि हर 8 मिनट में एक दुनिया का जहाज निकलता है सामान लेके। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां पर कि साल भर में 10 लाख, करीब करीब 1 लाख जहाज निकलते हैं। पूरा का पूरा पूर्वी एशिया, जिसमें चीन भी आता है, जापान भी आता है, सिंगापुर भी आता है, मलेशिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, फिलीपींस भी आता है, ताइवान भी आता है, थाईलैंड भी आता है, हांगकांग भी आता है, वियतनाम भी आता है, कोरिया भी आता है। ये पूरा का पूरा ईस्ट एशिया का जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ने का काम जो करती है, वो मलक्का खाड़ी नाम की एक जगह है। वो मलक्का खाड़ी केवल 160 किलोमीटर चौड़ी है, और उसके जो दो द्वारपाल हैं, मतलब वो इतनी पतली खाड़ी है, जिस तरह से आजकल हॉर्मुज की चर्चा हो रही है, एक पतली संकरी खाड़ी है, उसी तरह की मलक्का खाड़ी है, जिसके उत्तरी छोर पे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और वहां से 160 किलोमीटर के बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा शुरू हो जाता है। तो एक तरह से सामरिक दृष्टि से वो इतना महत्वपूर्ण है कि भारत की सेना ने INS बाज नाम का अपना एक स्टेशन, क्या कहते हैं, मिलिट्री छावनी वहां पर बनाई है, स्टेशन बनाया है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो भारत का एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है। आपको पता है भारत में वायुसेना का कमांड अलग होता है, थल सेना का कमांड अलग होता है, नौसेना का कमांड अलग होता है। नौसेना विशाखापट्टनम में रहती है, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में रहता है, वायुसेना का कमांड कहीं और ग्वालियर में रहता है। लेकिन तीनों सेनाओं का मिला के एक जगह पर अगर भारत ने कहीं कमांड बनाया है, तो वो उसी ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट के पास बनाया है, INS हंसा नाम की जगह, INS बाज नाम की जगह पे, जहां पर कि हमेशा भारत की 12 ऐसे हवाई जहाज जो भारत ने अमेरिका से लिए हैं, P-8 पोसाइडन, जो अमेरिका अपनी सेना के अलावा दुनिया के केवल क्वाड के 4 देशों को उसने दिया है। मतलब ऐसे हथियार हैं वो, जो कि केवल अमेरिका के पास, जापान के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, भारत के पास ही है। उसके अलावा अमेरिका किसी को वो बेचता नहीं है। वैसे 12 हवाई जहाज अमेरिका ने हमको देके रखे हैं। वो 24 घंटे मलक्का खाड़ी के आसपास ऊपर से उड़ते रहते हैं, ताकि चीन की कोई पनडुब्बी ना आ रही हो। मतलब वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो ऐसे जगह जहां पर कि सामरिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर आपका पहले से INS बाज नाम का ट्राई सर्विसेज सेंटर है। वो एक छोटा सा टापू है, 40 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा। वहां पर आप अगर व्यापारिक बंदरगाह बनाएंगे, जहां
जहां पर कि दुनिया भर के क्या कहते हैं नाविक लोग आएंगे, उतरेंगे, 4 4 दिन रहेंगे, 10 दिन आनंद हंसी मजाक करेंगे, खाना खाएंगे, होटलों में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, मजे करेंगे, टाउनशिप बनाएंगे। तो ये तो भारत के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, क्योंकि कहीं पर भी डिफेंस इंस्टॉलमेंट होता है। आप कहीं पर भी रोड पर चलते हुए दिल्ली में देखिए ना नीलू जी, आप डिफेंस इंस्टॉलमेंट के बगल में जाते हैं तो बोर्ड लगा रहता है यहाँ फोटोग्राफी तक करना मना है करके। यहाँ पर मतलब डिफेंस इंस्टॉलमेंट रक्षा का चीज ऐसा होता है जहां पर कि भारत के खुद के नागरिक अंदर नहीं घुस सकते हैं। भारत के अंदर रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए हम दिल्ली में भारत के रक्षा के तो किसी ठिकाने के अंदर हम भारतीय नागरिक होके भी नहीं जा सकते, बाहर से उसका फोटोग्राफ नहीं ले सकते। ऐसे में एक छोटी जगह पर जहां पर पहले से आपका भारत का सबसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा आईएनएस बाज आपने खुद बना के रखा है, वहां पर उसके पड़ोस में आप दुनिया का इतना बड़ा बंदरगाह बनाएंगे जहां पर कि दुनिया भर के लोग आएंगे। इसका मतलब तो सामरिक दृष्टि से और ये सारे लोग फॉरेनर्स होने वाले हैं, विदेशी होने वाले हैं। तो ये ये तो एक सबसे बड़ा जो खतरा है। हाँ, ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है, और क्योंकि एक इतने सेंसिटिव जोन में अगर इस तरीके से एक टाउनशिप बनाई जाएगी जहां पर फॉरेनर्स भी आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। लेकिन अब मैं राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ना चाह रही हूँ, जो राहुल गांधी ने एक इकोलॉजिकल डिजास्टर इसको बताया। फायदा किसका हो रहा है इसमें? अदानी का फायदा हो रहा है। मैं इसको ट्वीट पढ़ रही हूँ, उन्होंने लिखा है और साथ में एक वीडियो भी है। I traveled through the Great Nicobar today. These are the most extraordinary forests I have ever seen in my life. Trees older than memory, forests that took generations to grow. The people on this island are equally beautiful, both the Adivasi communities and the settlers, but they are being robbed of what is rightfully theirs. The government calls what it is doing here a project. What I have seen is not a project, it is millions of trees marked for the axe. It is 160 square kilometers of rainforest condemned to die. It is communities that have been ignored while their homes have been snatched away. This is not development, this is destruction dressed in development's language. So I will say it plainly and I will keep saying it. What is being done in Great Nicobar is one of the biggest scams and gravest crimes against this country's natural and tribal heritage to our lifetime. It must be stopped, and it can be stopped if Indians choose to see what I have seen. यानी कि राहुल गांधी एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय है उसको किस तरीके से मोदी सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। और जो वीडियो है उनका, उस वीडियो में साफ साफ वो अदानी की बात भी करते हुए समझ में आ रहे हैं, क्योंकि बंदरगाह बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बंदरगाह अदानी को जाएगा। पावर प्लांट है वो अदानी को चला जाएगा। टाउनशिप भी अदानी जी कर ही लेंगे, जब बंदरगाह और पावर प्लांट बनाएंगे तो टाउनशिप डेवलप करने में उनको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या केवल और केवल इस पूरी सांस्कृतिक धरोहर को अदानी के लिए नष्ट किया जा रहा है, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से उन्होंने जो बात उठाई है वो मानवीय दृष्टिकोण से और प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही उठाई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तक ने उस इकोलॉजिकल रिजर्व को, मतलब उसको एक आरक्षित क्षेत्र, जिसको कहते हैं ना अभयारण्य बोला जाता है, जिसको बोलते हैं भारत में नेशनल पार्क्स कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क का मतलब ऐसा होता है जहाँ की इकोलॉजी, जहाँ का जो प्रकृति है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार नाम का एक द्वीप है, जो कि 40 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा के आसपास है, इसको यूनाइटेड नेशन तक ने ग्लोबल इकोलॉजिकल रिजर्व घोषित किया। क्यों? वही मैंने उसका कारण बताया, क्योंकि वो नेचुरल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर कि 365 दिन खूब गर्मी भी पड़ती है, खूब बारिश भी होती है, क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक होते हैं, भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण वहां पर समुद्र का पानी, समुद्र का वाष्प भी खूब उठता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सूरज, क्योंकि धरती ऐसे गोल है तो भूमध्य जो रेखा है वो सूरज के ज्यादा नजदीक होने के कारण, क्योंकि धरती ऐसी है तो भूमध्य रेखा सूरज के ज्यादा नजदीक होने के कारण गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, और ज्यादा गर्मी के कारण जो समुद्र का पानी उठता है रोज वहां पर बारिश भी होती है। इसीलिए वो एक भारत के लिए
वो एक फेफड़े का काम कर रहा है। तो आप अपनी फेफड़े को ही छेद करने की बात कर रहे हैं। आपको अगर इस तरह का कोई क्या कहते हैं पावर प्लांट लगाना है या आपको कोई बंदरगाह बनाना है, तो अपने फेफड़े को ही क्यों छेद कर रहे हो भैया? अगर आपको कुछ करना ही है तो कहीं दूसरी जगह, मतलब आप लोग अपने, आजकल तो लड़के लोग भी करवाते हैं नीलू जी, पियर्सिंग करवाते हैं। कोई कान में पियर्सिंग करवाता है, कोई नाक में पियर्सिंग करवाता है, लेकिन पियर्सिंग कभी हमने नहीं सुना कि अपने लंग्स का किसी ने पियर्सिंग करवा लिया हो। आप पियर्सिंग करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, इसका सवाल उठता है। तो यहाँ पर हमने नाक में पियर्सिंग कीजिए। आपको अगर भारत में कहीं बंदरगाह बनाना है, अदानी को ही देना है, तो ग्रेट निकोबार नाम के द्वीप के अलावा अंडमान अंडमान द्वीप वहां से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्यों नहीं बना दीजिए? मैं तो उसको एक और कदम आगे जाके पूछ रहा हूं कि ये इसमें जो उन्होंने विषय उठाया है, जो कि इकोलॉजी की बात है, मतलब प्रकृति की बात है, जो जिसमें उन्होंने आदिवासियों की बात की है, विस्थापित लोगों की बात की है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन बात है, वो बात होने के बावजूद मैं उसका एक अलग एंगल दे रहा हूं कि मैं भाजपा के समर्थक के नाते भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आपको तो मैंने वोट दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, आपने वहां पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अपना ट्राई कमांड सेंटर बना के रखा हुआ है, उसके बदल में आप विदेशियों को लाने वाला प्लांट काहे के लिए लगा रहे हैं साहब? आपका देश भारत में तो ऐसा है कि मैं भारत का नागरिक होने के बावजूद भारत के किसी सैनिक छावनी के आसपास जाके फोटो नहीं ले सकता। मुझे भारत का नागरिक हूं, मैं खुद भारत का नागरिक हूं, लेकिन मैं खुद भारत के नागरिक होते हुए भी सैनिक छावनी के बाहर फोटो नहीं ले सकता, अपने बोर्ड लगा के रखा है। और आप भारत का ट्राई सर्विसेज सबसे महत्वपूर्ण कमांड आपने वहां पर बना के रखा है। अमेरिका से आपने 12-12 ऐसे जहाज लिए हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, 24 घंटा आप उसको उड़ाते रहते हैं, क्योंकि दुनिया का 30% जो व्यापार होता है वो मलक्का खाड़ी आपके बगल से होता है। पूरी चीन की इकोनॉमी उसी पर निर्भर है। कल को अगर चीन गालवान में आपको परेशान करे, अरुणाचल में परेशान करे, आप तुरंत मलक्का को बंद करके चीन को परेशान कर सकते हैं, जिस तरह से ईरान ने किया है। अमेरिका ने ईरान के तेहरान पे बम गिराया, ईरान ने तेहरान में कुछ नहीं किया, उसने नीचे हॉर्मुज को बंद कर दिया तो अमेरिका सीधा हो गया। तो आज युद्ध ऐसा होता है कि आपको पता है कि चीन आपके लिए परेशानी का सबब है, वो कभी गालवान से लेकर अरुणाचल में घुसता है। आप अगर वहां उसको नहीं रोक सकते तो मलक्का में रोक सकते हैं। इसीलिए आप क्वाड में अमेरिका के साथ सदस्य बने। आपने इस चीज को जाना, आप और आपसे पहले वाली सरकारों ने इस चीज को जाना। इसीलिए अंडमान में उसी ग्रेट निकोबार द्वीप में जाके आईएनएस बाज नाम का आपने एक ट्राई कमांड सर्विसेज बनाया। भारत में एक भी जगह आपकी तीनों सेना एक जगह नहीं रहती। आपकी वायुसेना का एयरफोर्स स्टेशन कहीं और होता है, नेवी का बंदरगाह कहीं और होता है, थल सेना का आपका क्या कहते हैं स्ट्राइक कोर कहीं और रहता है। भारत में एक ही जगह है जहां पर कि उस जगह पर अंडमान में आपने अपने ट्राई कमांड सर्विसेज बनाए। आप और आपकी पहली की सरकारों ने आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार वहां रखे, ताकि कल को चीन अगर परेशान करे तो आप उसको रोक सकें। आप वहां पर इतने सेंसिटिव जगह पर आप एक व्यापार का संस्थान कैसे खोल सकते हैं? वो व्यापार का भी संस्थान होगा और मनोरंजन का भी संस्थान हो जाएगा और धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा। क्योंकि अगर हर 8 मिनट में वहां से एक जहाज जा रहा है, इसका मतलब हर 8 मिनट में कम से कम सैकड़ों विदेशी सैलानी आके उस बंदरगाह में उतरने वाले हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं भी देख रही थी कि सोनिया गांधी ने हिंदू में एक एडिटोरियल भी इसको लेकर लिखा था कि ये कितना बड़ा एक डिजास्टर है और जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब राहुल गांधी भी गए हैं और आज एक ऐसे दिन जबकि इतना हेवी पॉलिटिकल डे है, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर गड़ी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आज राहुल गांधी ने इस इशू को उठाकर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि क्या साबित किया है? मेरे ख्याल से इसमें ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का है। मेरे ख्याल से कोई भी राजनेता जो होता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल करने से पहले थोड़ा सा गंभीरता से सोच लेता है, सेंसिटिव होता है। लेकिन राजनेता ये भी जानता है कि किसी विषय के बारे में जब वो विषय उठा देता है तो दूसरे लोग उसके अन्य पहलुओं को भी उठाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही कोई एक भारत के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष एक क्षेत्र के बारे में, ग्रेट निकोबार के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ग्रेट निकोबार में जिस तरह का डेवलपमेंट सरकार कर रही है ये उचित है या अनुचित है, तो उसमें अनुचित का उन्होंने जैसे ही उचित है
अनुचित है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने भले इसमें दो ही पहलू उठाए, एक तो मानवीय पहलू उठाया कि वहां के स्थानीय लोग आदिवासियों का विस्थापन होगा, दूसरा उन्होंने प्रकृति का एंगल उठाया, प्रकृति का संदर्भ उठाया कि वहां पर प्रकृति का विनाश होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो हमें आपको कह रहे हैं कि इसमें और भी एंगल हैं। हमारे आपके जैसे लोग इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल सबसे सही, सबसे लेकिन ये महत्वपूर्ण जो इसमें है अदानी का राष्ट्रीय एंगल है, सुरक्षा का एंगल। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल। क्या केवल और केवल अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मोदी जी अंजाम दे रहे हैं? देखिए, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों में से हर आदमी भारत का, हमें पता है, पढ़ा लिखा भी होता है, समझदार भी होता है, वो कोई नई नई चीज करने में सक्षम भी होता है। भाजपा की माने तो 25% नासा के वैज्ञानिक भारतीय हैं। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग भारत में है। तो सवाल ये उठता है, जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं, भारत में इतने समझदार लोग हैं, और भारत को तीन तरफ से समुद्र ने घेर के रखा है। मतलब आप गुजरात से उठाइए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, इतने सारे करीब 8-10 एक दर्जन राज्य, मतलब भारत को तीन तरफ से जब समुद्र में ने घेर के रखा है, तो समुद्र में बंदरगाह बनाने का काम भारत में आधा से ज्यादा बंदरगाह या ठीक 30% है। भारत में बंदरगाह केवल अदानी कैसे चला रहे हैं? इसका हाँ, मतलब ही है कि ये अदानी भाजपा के इसमें जाएगा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वो पूरी की पूरी ताक पे रख रही है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा जब भाजपा बोलती है, वो केवल और केवल उसका नारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अदानी को व्यापार दिलाना उसका काम है। सीधा सीधा बात तो ये हो रहा है। ये भी तो एक हो सकता है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अदानी की गोद में कर दिया है कि लो भाई, अब तुम इसके इसके तुम राष्ट्रीय सुरक्षा तुम्हारी गोद में है, अब तुम्हारे हवाले, एक तरीके से। तो बिल्कुल यही तो सवाल उठता है कि जहां पर आपके ट्राई सर्विसेज कमांड है और छोटा सा एक टापू है, वो 40 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा, बहुत छोटा, इसका मतलब टापू बहुत छोटा सा है। उस टापू पर जब आपका पहले से आपके देश का सबसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ट्राई सर्विसेज कमांड आपने वहां रखा है, वहां पर तो आपको वहां ट्राई सर्विसेज कमांड और वहां के जो मूल आदिवासी लोग हैं उसके अलावा तो भारतीय नागरिकों को भी आपको नहीं जाने देना चाहिए। वहां पर तो लोगों को भी जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें हो गई ना। एक तो वहां पर एक अपने आप में बहुत पुरानी संस्कृति, वहां के आदिवासी हैं। हमें पता है इस देश में आदिवासी कानून, जो पेशा कानून है ना नीलू जी, उसके अनुसार कोई भारत का नागरिक बाहर से जाके किसी आदिवासी क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकता। इसका मतलब आदिवासियों को आपने कुछ विशेष सुरक्षा देके रखी है। वहां पर उस टापू पर केवल और केवल 8,000 लोग हैं, और वो बहुत पुराने सदियों से रह रहे हैं, वहां के आदिवासी हैं। तो एक तो आदिवासी होने के कारण उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उनको आरक्षण देना है, मतलब आपको उनको बाहर वालों से बचाना है। दूसरा, वहां पर ऑलरेडी आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आईएनएस बाज नाम का ट्राई सर्विसेज सेंटर खोल के रखा है, ताकि आप चीन को जब चाहिए गला दबा सकें। ये दोनों जहां पर इतना सेंसिटिव चीजें हैं, वहां पर आप व्यापारिक प्रतिष्ठान कैसे खोल सकते हैं? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और सारे दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें और राहुल गांधी के ट्वीट को पढ़ें, जो वीडियो उन्होंने शूट किया है उसको भी जरूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।